अगर आप सड़क पर किसी से रैंडमली पूछें कि टायरानोसॉरस रेक्स का सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता था, तो काफी चांसेस हैं कि वो स्पाइनोसॉरस का नाम लेंगे। ये ज्यादातर जुरासिक पार्क 3 की वजह से है, जिसमें स्पाइनोसॉरस को टी-रेक्स को मारते हुए दिखाया गया। और क्योंकि अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जुरासिक पार्क में दिखाए गए डायनासोर साथ में रहते थे, लोगों के लिए ये सोचना कि स्पाइनोसॉरस और टी-रेक्स का अक्सर सामना होता था एक आम सी बात हो गई है। अब जब हमारे पास ये नई मूवी भी है, तो कुछ लोग समझते होंगे कि जिगानोटोसॉरस भी टी-रेक्स के साथ लड़ता रहता था, लेकिन असल में इनमें से कोई भी कभी टी-रेक्स के सामने नहीं आया, क्योंकि ये सभी प्राणी लाखों सालों के फर्क से अलग थे। सच्चाई ये है कि टी-रेक्स का असल दुश्मन कोई थेरोपॉड नहीं था, बल्कि एक हर्बिवोर था, जो अब तक का एकमात्र जानवर है जिसने टी-रेक्स को चोट पहुंचाई हो, और वो था ट्राइसेराटॉप्स। अगर आपको डायनासोर्स या पेलियोंटोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट है, तो ये नाम काफी कुछ याद दिलाएगा, क्योंकि वक्त के साथ ये अपनी यूनिक अपीयरेंस और शानदार साइज की वजह से खुद में एक आइकॉन बन गया है। मगर आयरनी ये है, इतना मशहूर होने के बावजूद इसे शुरू में ट्राइसेराटॉप्स नहीं कहते थे, क्योंकि पहले इसकी गलत तरीके से क्लासिफिकेशन की गई थी। पेलियोंटोलॉजिस्ट को लगा कि ये एक मैमल है। ये तब हुआ जब 1887 में कोलोराडो में ब्रो हॉर्न्स की एक जोड़ी मिली। ये हॉर्न्स बाद में मशहूर पेलियोंटोलॉजिस्ट ऑथनियल मार्श के पास भेजे गए, जिन्हें लगा कि ये हॉर्न्स किसी डायनासोर के नहीं, बल्कि एक एंशिएंट बाइसन के हैं, जो प्लायोसीन से था और अपनी शेप और साइज में यूनिक था। उन्होंने इस सो कॉल्ड बाइसन को बाइसन एल्टिकॉर्निस का नाम दिया और इस बात को वहीं छोड़ दिया। हो सकता है उन्होंने ये इसलिए किया हो क्योंकि उस वक्त किसी को भी सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के बारे में पता नहीं था, जो कि केवल 1 साल बाद पता चला, जब उन्हीं पेलियोंटोलॉजिस्ट ने दुनिया को सेराटॉप्स से इंट्रोड्यूस किया, जो पहला हॉर्न डायनासोर था। उसी साल एक और बड़ी डिस्कवरी तब हुई जब एक काउबॉय को एक ह्यूज स्कल एक रवीन से निकलता मिला। जैसे कि दूसरे हॉर्न डायनासोर रिमेन्स के साथ हुआ, ये भी मार्श के पास भेजे गए, जिन्होंने इसे एक नई सेराटॉप्स स्पीशीज डिक्लेयर किया। 1 साल तक कुछ खास नहीं बदला, जब तक कि अचानक से एक वेल प्रिजर्व्ड स्कल मिला, जो उस सो कॉल्ड न्यू सेराटॉप्स से मिलता जुलता था। फर्क बस इतना था कि इस स्कल में तीनों हॉर्न्स थे, जिससे मार्श ने आखिर ये माना कि ये नया सेराटॉप्स स्पीशीज और उनका बाइसन एक ही जानवर है, और ये एक नया हॉर्न डायनासोर जीनस है, जिसे उन्होंने ट्राइसेराटॉप्स का नाम दिया, मतलब 3 हॉर्न फेस। इसकी डिस्कवरी बहुत बड़ी बात थी, न सिर्फ इससे जेनरेट हुए प्रेस के कारण, बल्कि इसने डायनासोर क्लासिफिकेशन में भी एक बड़ा रोल प्ले किया, जिससे सेराटॉप्सिया ग्रुप बनाया गया, जो सब मार्जिनोसेफेलियंस को ट्राइसेराटॉप्स के ज्यादा करीब ले जाता है पैकीसेफेलोसॉरस की तुलना में। इस ग्रुप में ट्राइसेराटॉप्स को सेराटॉप्सिडाए फैमिली और स्पेसिफिकली ट्राइसेराटॉप्सिनी ट्राइब में रखा गया, जिसमें इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव टोरोसॉरस भी है। क्लासिफिकेशन के अलावा ये नया डायनासोर अपने जायंट स्कल और अजीब हॉर्न्स की वजह से काफी पॉपुलर हो गया, और ऊपर से नई फॉर्मेशंस जिनमें कई स्पेसिमेंस मिले, जैसे हिल क्रीक, डिस्कवर हो रहे थे, जो इस बात को समझाने में मदद कर रहे थे कि एक ही स्पीशीज नहीं, बल्कि कई स्पीशीज हुआ करती थीं। 19वीं सदी से लेकर अब तक 15 से ज्यादा स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं, पर आज के टाइम में सिर्फ 2 वैलिड मानी जाती हैं, ट्राइसेराटॉप्स हॉरिडिस और ट्राइसेराटॉप्स प्रोर्सिस।
दूर से देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। हॉरिडिस में आमतौर पर लॉन्गर स्नाउट और छोटा नेजल हॉर्न होता था, जबकि प्रोसेस में उल्टा था, एक शॉर्टर स्नाउट और लॉन्गर नेजल हॉर्न होता था। लेकिन एक एरिया जहां दोनों सिमिलर थे वो था साइज। टेक्निकली सबसे बड़ा स्पेसिमेन जो बिग जॉन कहलाता है वो हॉरिडिस का था, जो उन्हें थोड़ा सा एज देता है, पर ओवरऑल दोनों स्पीशीज बहुत बड़ी थीं। एक एडल्ट ट्राइसेरेटॉप्स अपने समय के सबसे बड़े नॉन सॉरोपॉड्स में से एक था, जिसकी लेंथ 8 से 9 मीटर या 26 से 30 फीट तक होती थी और वेट 6 से 10 टन के बीच में होता था। कुछ एक्सेप्शनली बड़े इंडिविजुअल्स और भी बड़े होते थे, पॉसिबली 12 टन तक पहुंच जाते थे, जो टी-रेक्स से भी ज्यादा हैवी था और सबसे बड़े सेरेटॉप्सियन बनने का क्लेमेंट भी। थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए 12 टन ट्राइसेरेटॉप्स का वेट करीब 6 एवरेज साइज्ड कार्स या 120 अमेरिकन आदमियों के बराबर होता है। ये साइज इतना इम्प्रेसिव था कि मैच्योर एडल्ट्स अपने एनवायरनमेंट में काफी सेफ होते थे। लेकिन क्योंकि ट्राइसेरेटॉप्स डायनासोर्स के जमाने में जीते थे और खास तौर पे एक बड़े थेरोपॉड के साथ, केवल साइज हमेशा काफी नहीं होता था और इसीलिए ट्राइसेरेटॉप्स ने कुछ पावरफुल डिफेंसेस इवॉल्व किए थे, जिनमें से एक उसकी बोन्स थी। बहुत से सेरेटॉप्सियंस की बॉडी रोबस्ट होती थी, लेकिन ट्राइसेरेटॉप्स कुछ खास स्टर्डी था। उसकी बोन्स में वो मजबूती थी जो आमतौर पर डायनासोर्स में नहीं देखी जाती थी। ये बात और भी अच्छी तरह समझ आती है जब आप एक ट्राइसेरेटॉप्स के फीमर को एक एक्सेप्शनली बड़े अफ्रीकन एलिफेंट के फीमर के साथ कंपेयर करते हैं। इतनी रोबस्टनेस ने उसको इंजरीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी होगी और इसको उसकी पोजीशन से और भी सपोर्ट मिलती थी, क्योंकि उसकी बॉडी लो डाउन थी। इस वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर था। लेकिन ये थिक बोन्स भी ट्राइसेरेटॉप्स की सबसे बड़ी डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो उसका जायंट स्कल था, जिसको मिस करना मुश्किल था। ट्राइसेरेटॉप्स का सर बहुत बड़ा था, जो किसी भी स्पेसिमेन की टोटल लेंथ का 1/3 हिस्सा बन सकता था, और सबसे बड़े स्कल्स जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 2.5 मीटर या 8.2 फीट लंबे हैं, जो इसे किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल के सबसे बड़े स्कल्स में शामिल करता है। हालांकि ये ओवरऑल लार्जेस्ट लैंड एनिमल का कंटेंडर नहीं था। इसके सर का साइज इतना बड़ा होने का एक रीजन ये था कि ऊपर एक वाइडेंड फ्रिल थी जो मल्टी फंक्शनल थी। ये फ्रिल कोर्टशिप डिस्प्ले में हेल्प करती थी, जिसमें ये शायद कलर्ड भी होती होगी और लार्ज प्रेडेटर्स के अगेंस्ट डिफेंस में भी मदद करती थी। इस बात के काफी सॉलिड एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि फ्रिल ने डिफेंसिव टूल की तरह भी काम किया होगा, क्योंकि ये नेक को कवर करती थी, जो एक बहुत वल्नरेबल एरिया होता है और फाइब्रोलेमेलर बोन से बनी होती थी। एक खास टाइप की बोन जो डैमेज होने पर जल्दी से हील हो सकती है और कम समय में रीग्रो कर सकती है। फ्रिल का साइज भी शायद प्रेडेटर्स को इंटिमिडेट करके अटैक्स प्रिवेंट करने में हेल्प करता होगा। लेकिन अगर फ्रिल फेल हो जाती तो ट्राइसेरेटॉप्स के पास एक और ट्रिक भी थी, उसके लेजेंडरी हॉर्न्स, जो इसकी फियर्स रेपुटेशन का मेजर हिस्सा हैं। ये हॉर्न्स बहुत शार्प और लंबे थे और जो 2 हॉर्न्स इसकी आंखों के ऊपर थे वो सबसे बड़े होते थे, कभी कभी 3.77 फीट या 1.15 मीटर लंबे, जो कि 2 राइनो के हॉर्न्स की स्टैक्ड लेंथ के बराबर होता है। जबकि पेलियंटोलॉजिस्ट को यकीन है
कि रियल लाइफ में इन हॉर्न्स पे केराटिन की शीट्स भी होती होंगी जैसे मॉडर्न मैमल्स में होती हैं। मतलब ये और भी बड़े होते थे। कई सालों से इन हॉर्न्स के फंक्शन पर काफी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं और सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि इनका यूज टीरेक्स से लड़ने में होता था, लेकिन इस क्लेम पे काफी डिबेट है। और एक और ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि ये हॉर्न्स मेनली अपनी ही स्पीशीज के साथ बैटल करने के लिए डिजाइन थे, ना कि थेरोपॉड्स के खिलाफ। ये इंट्रास्पेसिफिक डुएल्स काफी सैवेज होते थे, जिसमें ट्राइसेराटॉप्स हाई स्पीड्स पे चार्ज करके हॉर्न्स को लॉक करके लड़ते थे। ये फाइट्स ज्यादातर मेटिंग राइट्स या टेरिटरी के लिए होती थीं और स्टडीज से पता चलता है कि ऐसी कॉम्बैट्स कॉमन थीं, क्योंकि ट्राइसेराटॉप्स के स्कल्स के रिव्यू में देखा गया है कि 14% हेड्स पे इंजरीज थीं जो हॉर्न से पियर्सिंग से होती हैं। सबसे मशहूर ट्राइसेराटॉप्स स्पेसिमेन बिग जॉन भी इस ब्रूटल लाइफस्टाइल से बच नहीं पाया। उसके स्कल में फ्रिल पर एक बड़ा सा होल है जो शायद किसी राइवल की वजह से बना और शायद इन्फेक्शन होने पर उसकी मौत का कारण भी बना। ट्राइसेराटॉप्स टिपिकली चिल हर्बिवोर के तौर पे पोर्ट्रे होते हैं, लेकिन असल में अपने हॉर्न्स के साथ वो काफी फेरोशियस हो सकते थे। अपनी फ्रिल और साइज के साथ मिलकर ये क्रिटेशियस स्टैंडर्ड्स में भी एक टफ जानवर थे। ये इतने फियर्स थे कि कभी-कभी अपने वेपन्स और डिफेंसेस को अपने एक लौते नोन प्रेडेटर टायरानोसॉरस के अगेंस्ट भी यूज करते थे। उस वक्त टायरेंट किंग सिर्फ एक ऐसा कार्निवोर था जो एक मैच्योर ट्राइसेराटॉप्स के लिए थ्रेट बन सकता था। और हमें पता है कि प्रीडेशन जरूर होती थी, क्योंकि कुछ स्पेसिमेंस में स्कल और बॉडी पे ऐसे डैमेजेस हैं जो सिर्फ टीरेक्स के टूथ के कारण ही बन सकते हैं। लेकिन जैसा लोग अक्सर सोचते हैं, इन दोनों की बैटल्स वन साइडेड नहीं होती थी। और अब तक ट्राइसेराटॉप्स सिर्फ एक ऐसा डायनासोर या एनिमल है जो टीरेक्स को इंजर कर सकता है, जैसे फॉसिल रिमेन से पता चलता है। इसका सबसे क्लियर केस है वो फॉसिल जो डुएलिंग डायनासोर्स के नाम से जाना जाता है, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिमेन है जिसमें एक जुवेनाइल टीरेक्स और एक एडल्ट ट्राइसेराटॉप्स मौत के वक्त आपस में उलझे हुए हैं। ये माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को एक ही वक्त में नहीं मारा, बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण दोनों की मौत हुई। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो क्या था। दोनों में से टीरेक्स ज्यादा बैंग्ड अप था। उसके अक्सर दांत टूट गए थे, एक फिंगर ब्रोकन थी और स्कल क्रैक हो चुका था, जबकि ट्राइसेराटॉप्स के अंदर सिर्फ एक दांत फंसा हुआ था। क्योंकि टायरानोसॉरस इतना डैमेज्ड और जुवेनाइल था, कुछ लोगों का मानना है कि ट्राइसेराटॉप्स ने ही अटैक किया था, लेकिन इस पे काफी डिबेट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और केस जो शायद ट्राइसेराटॉप्स और टीरेक्स के वायलेंस का हो सकता है, वो भी ट्राइसेराटॉप्स के एग्रेशन का ही नतीजा था। एक बड़े एडल्ट टीरेक्स, जिसे लीरेक्स कहते हैं, जो 40 फीट या 12 मीटर लंबा था, उसके लेफ्ट फीमर की बैक में एक इंटरेस्टिंग होल है जो एक पंक्चर वुंड जैसा लगता है। इंजरी की शेप और साइज के कारण कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट का कहना है कि एक बड़े सेराटॉप्सियन, शायद ट्राइसेराटॉप्स, जो उस एरिया में मिला, उसने टीरेक्स को पीछे से रैम किया जब वो उठ रहा था, जो एक स्नीक अटैक को दर्शाता है। एक असली प्रीहिस्टोरिक केस ऑफ कॉल द एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। दूसरे पेलियोंटोलॉजिस्ट जैसे पीटर डॉटसन का मानना है कि अगर एक फेयर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो एक बुल ट्राइसेराटॉप्स और टीरेक्स के बीच, तो ये फाइट ज्यादा ट्राइसेराटॉप्स के फेवर में होती।
नेचुरली बहुत लोग इस राय से सहमत नहीं हैं, लेकिन जो भी हो ये तो तय है कि ट्राइसेरेटॉप्स अपने तरीके से काफी तैयार और काफी डरावना था। और ये और भी अनसेटलिंग बन जाता है जब आप उसके मुंह के अंदर झांकते हैं। जैसे आप जानते होंगे, ट्राइसेरेटॉप्स एक हर्बीवोर था, तो इसके दांत तेज या बड़े नहीं थे, लेकिन इसके दांतों का मामला कुछ अलग ही था। बहुत से दूसरे हर्बीवोरस डायनासोर्स की तरह इसके दांत छोटे और डेंटल बैटरीज में अरेंज होते थे, जो इसे सख्त पौधों को काटने में मदद करते थे। बड़े ट्राइसेरेटॉप्स में इन बैटरीज को मिला के 800 से ज्यादा दांत हो सकते थे, जो इंसानों के दांतों से 25 गुना ज्यादा है। ट्राइसेरेटॉप्स के पास एक चोंच भी थी जो उसको खाना खाने में मदद करती थी, और आम तौर पे माना जाता है कि ये चोंच पौधों के पत्तों को आसानी से तोड़ने के लिए काम आती थी। और क्योंकि ट्राइसेरेटॉप्स की बॉडी लो डाउन थी, पेलियोंटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि उसका खाना ज्यादातर साइकैड्स, फर्न्स और पाम्स का होता था, जो या तो वो सीधा जमीन पर ही एक्सेस कर लेता था, या जब नहीं कर पाता था तो अपनी जायंट बॉडी का इस्तेमाल प्लांट्स को नीचे गिराने के लिए करता था। ऐसे तरीके उस वक्त के बड़े हर्बीवोर्स में अनकॉमन नहीं थे, लेकिन ट्राइसेरेटॉप्स खास पैकेज था, और ये उसकी शेयर डोमिनेंस से भी रिफ्लेक्ट होता है उसके इकोसिस्टम में, जहां ये अक्सर सबसे ज्यादा अबंडेंट एनिमल होता था। कुछ इकोसिस्टम्स में, जैसे अपर हेल क्रीक फॉर्मेशन, ट्राइसेरेटॉप्स की पॉपुलेशन ने टोटल डायनासोर पॉपुलेशन का 69% तक हिस्सा बनाया था, और ये टोटल स्केलेटन्स में 40% कंट्रीब्यूट करता है, और जनरली भी ये दुनिया भर में सबसे कॉमनली पाए जाने वाले डायनासोर्स में से एक माना जाता है, जो ये दिखाता है कि ये लेट क्रिटेशियस के दौरान सच में फ्लरिश कर रहा था। एक डेंस पॉपुलेशन के साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्राइसेरेटॉप्स एक सोशल क्रीचर होगा, लेकिन ज्यादातर पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे अपनी पर्सनल स्पेस पसंद थी, जबकि दूसरे हॉर्न डायनासोर्स बड़े ग्रुप्स में पाए गए हैं जो कुछ हजारों तक जा सकते हैं। ट्राइसेरेटॉप्स के ज्यादातर स्केलेटन्स अकेले ही मिले हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि एडल्ट्स अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अकेले ही गुजारते थे। ये कहने के बावजूद कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां ट्राइसेरेटॉप्स साथ में पाए गए हैं, और सबसे बड़ा ग्रुप सिर्फ 5 इंडिविजुअल्स का था, जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये तो दिखाता है कि कुछ हद तक वो साथ में भी रहते थे, शायद फैमिली यूनिट्स में या यंग ट्राइसेरेटॉप्स छोटे ग्रुप्स में। एक और फॉसिल साइट में 3 जुवेनाइल्स का ग्रुप मिला था, जो दिखाता है कि कुछ यंग ट्राइसेरेटॉप्स साथ में भी रहते थे। बड़े हर्ट्स के रिमेन्स ना मिलने का मतलब है कि ये जानवर सच में टफ था, और इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होती थी, जबकि इसके आसपास और भी डायनासोर्स होते थे, जैसे एडमोंटोसॉरस, टोरोसॉरस, एंकाइलोसॉरस, पैकीसेफेलोसॉरस, ऑर्निथोमाइमस, एंजू, ड्रेकोरेक्स, एलामोसॉरस और स्ट्रूथियोमाइमस। दूसरी तरफ प्रेडेटर्स में टीरेक्स के अलावा एक्रोरैप्टर, डकोटा रैप्टर, ट्रूडोंटिड्स और कुछ नॉन डायनासोर्स भी शामिल थे, जैसे बोरियालोसुकस, चैम्प्सोसॉरस और ब्रैकीचैम्प्सा। इसके अलावा कुछ और नॉन डायनासोर्स भी वहां होते थे, जिसमें टर्टल्स, मैमल्स, फिश, स्नेक्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और टेरोसॉर्स शामिल हैं।
ट्राइसेराटॉप्स के आसपास इतनी ज्यादा लाइफ होने का रीजन ये था कि ये आमतौर पर लश सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता था, जो स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर्स से घिरे होते थे, जो जिंदगी की भरमार के लिए परफेक्ट थे। इनमें से सबसे मशहूर हिल क्रीक फॉर्मेशन थी, जहां ट्राइसेराटॉप्स आसानी से देखा जा सकता था, लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले के टाइम पीरियड में। लेकिन अफसोस, इसके नियर परफेक्ट एडेप्टेशंस भी जो इसे एक डोमिनेंट फोर्स बनाते थे, इसे बचाने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि जैसे आप लोग शायद जानते ही हैं, ट्राइसेराटॉप्स उन अनलकी डायनासोर्स में से एक था जो केटी एक्सटिंक्शन इवेंट के टाइम पर मौजूद थे, जिसने इसे और टी-रेक्स दोनों को खत्म कर दिया और इनकी पुरानी राइवलरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ट्राइसेराटॉप्स इन दोनों में से आखिरी था जो जिंदा रहा, क्योंकि अब तक एक ट्राइसेराटॉप्स जो केपीजी बाउंड्री से सिर्फ 13 सेंटीमीटर नीचे मिला है, वो साइंस के लिए यंगेस्ट डायनासोर माना जाता है। एक और अचीवमेंट इस प्री हिस्टोरिक आइकॉन के नाम। लेकिन ट्राइसेराटॉप्स अकेला ऐसा एनिमल नहीं था जिससे टी-रेक्स संभल कर रहता था। एक और ऐसा एनिमल भी था जिसे टी-रेक्स ने कभी अटैक नहीं किया, और अगर आप इसके बारे में और सुनना चाहते हैं तो हमारी अगले हफ्ते की वीडियो देखिएगा, जिसमें हम उस डायनासोर के बारे में बात करेंगे जिससे टी-रेक्स भी डर गया था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।